Dear students and respected viewers, myself Deepak Kumar Thakur, Guest Assistant Professor, Kamla Rai College, गोपालगंज, एफिलेटेड विद जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बीए सब्सिडरी हेतु जो हम लोग चालुक्य वंश से संबंधित चर्चा कर रहे हैं उसी को आगे बढ़ाएंगे। और अब तक हम लोगों ने जो वातापी के चालुक्य या बादामी के चालुक्य, फिर कल्याणी के चालुक्य और बेंगी के चालुक्यों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। 3 शाखाएं थी। तो बेंगी के चालुक्यों के अध्ययन क्रम में हम लोगों ने विजयादित्य तृतीय के विषय में चर्चा किया था और आज के लेक्चर में हम लोग विजयादित्य तृतीय के बाद जो शासक बनते हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे। हम देखते हैं कि विजयादित्य तृतीय के मृत्यु के पश्चात उसका भतीजा भीम प्रथम शासक बनता है। और भीम प्रथम जब शासक बना तो उसकी प्रारंभिक स्थिति थोड़ा संकटपूर्ण रही, क्योंकि उसके परिवार के सदस्य जो थे वह समस्या उत्पन्न कर रहे थे। जो चाचा युद्धमल था वह राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण द्वितीय से संधि करके और भीम प्रथम पर आक्रमण किया और वह गुंटूर, नेलोर इत्यादि जो दक्षिण के चालुक्य वेगी के चालुक्य क्षेत्र थे उस पर विजय प्राप्त कर लिया। लेकिन हम इसी बीच देखते हैं कि कुछ स्वामीभक्त सामंतों जो कि मुटुगुंड सामंत के नेतृत्व में इकट्ठा हुए और राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय से युद्ध किया। फलतः 892 ईस्वी में भीम प्रथम की सत्ता बच गई और वह शासक बना रहा। लेकिन हम देखते हैं कि फिर कृष्ण द्वितीय अपने सेनापति दंडेश गुंडय के नेतृत्व में आक्रमण करता है और इस आक्रमण को जो विजयादित्य तृतीय का भतीजा था भीम प्रथम वह विफल करता है। इसमें वह अपने उसका पुत्र इरिमर्तगंड जो था वह भीम द्वितीय का पुत्र था और उसके नेतृत्व में यह कई बार लगभग 2 बार राष्ट्रकूटों को पराजित करने में सफल रहा। हालांकि जो इरिमर्तगंड है उसकी मृत्यु हो जाती है, वह उसका इस युद्ध में राष्ट्रकूटों के युद्ध में उसका देहांत हो जाता है और मारा जाता है। हम देखते हैं कि इस तरह 922 ईस्वी तक भीम प्रथम शासन किया और भीम प्रथम के विषय में विशेष अभिलेखीय साक्ष्य नहीं प्राप्त हैं। जो प्राप्त है उससे पता चलता है कि यह शिव का उपासक था और इसने वहाँ शिव मंदिर बनवाया था उन परिक्षेत्रों में। फिर भीम प्रथम की मृत्यु के बाद विजयादित्य चतुर्थ शासक बनता है। यह भी एक उत्साही शासक था, इसने राष्ट्रकूटों को पराजित किया। फिर हम देखते हैं कि कलिंग के गंग वंश से संघर्ष करके जीतता है, लेकिन इस विजय में वह मारा जाता है। इस प्रकार यह मात्र 6 महीना तक शासन किया। इसकी मृत्यु विजयादित्य चतुर्थ की मृत्यु के उपरांत अम प्रथम जो कि विजयादित्य चतुर्थ का ज्येष्ठ पुत्र था वह राजा बना और यह राजा बनते ही राजमहेंद्र, सर्वलोकाश्रय इत्यादि उपाधि ग्रहण करता है। यह 922 ईस्वी से 929 ईस्वी तक शासन करता है। इसके विषय में भी बहुत सारे जो विजयों का वर्णन है इत्यादि हमें प्राप्त नहीं होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अल्पकालीन शासकों यानी कि कई शासक इसके बाद हम देखने को मिलता है। बेगी के चालुक्य वंश पर कई शासक आए और जो बहुत कम समय में रहे, इसलिए इसको अल्पकालीन शासकों के एक हेडिंग के अंतर्गत हम देख लें कि अम्ब का पुत्र विजयादित्य पंचम 929 ईस्वी में शासक बना, लेकिन 15 दिन तक राज किया। फिर इसके बाद युद्धमल द्वितीय के पुत्र ताल को गद्दी प्राप्त होता है और यह 1 महीने तक शासन करता है। इसके समय में हम देखते हैं कि भीम प्रथम के पुत्र विक्रमादित्य द्वितीय ने इसको पराजित करके स्वयं शासक बना और वो यह 1 वर्ष तक शासन किया। और इसके विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में एक जो अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है उससे पता चलता है कि आपने 1 वर्ष के अल्प शासनकाल में भी त्रिकलिंग को पुनः जीता, जो कि पहले वेगी के चालुक्यों के अधीन हुआ करता था। फिर हम देखते हैं कि इसे जो विक्रमादित्य द्वितीय है उसे
अम्ब प्रथम के पुत्र भीम द्वितीय ने अपदस्थ करके शासक बना, लेकिन मात्र 8 महीने तक शासन किया। और इसके 8 महीने के शासन के बाद हम देखते हैं कि ताल के पुत्र जो युद्धमल द्वितीय है वह भीम द्वितीय को पराजित करके उसे मार डालता है और फिर वह राजगद्दी प्राप्त करता है। और जो युद्धमल द्वितीय 7 वर्षों तक शासन किया, और इसके जो 7 वर्षों तक 930 ईस्वी से 937 ईस्वी तक इसने शासन किया। हालांकि हम देखते हैं कि यह राजपूत शासकों के सहयोग से शासक बना और फलतः यह नाम मात्र का शासक था। कठपुतली शासन पे राजपूतों का प्रभाव था। इसके बाद हम देखते हैं कि विक्रमादित्य चतुर्थ का पुत्र भीम द्वितीय शासक बना और यह 12 वर्षों तक शासन किया। एक युग शासक था, शक्तिशाली शासक था। इसने विष्णुवर्धन, लोकाश्रय, राजमार्तंड, त्रिभुवनांकुश आदि उपाधि ग्रहण करता है। और इसके हालांकि विजयों इत्यादि के विषय में विशेष अभिलेखित साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है, फिर भी जो साक्ष्य प्राप्त होता है उससे पता चलता है कि विजयवाड़ा में मालेश्वर स्वामी का मंदिर इसी ने बनवाया था। फिर हम देखते हैं कि वेगी के चालुक्य शासकों में भीम द्वितीय के बाद इसका पुत्र अम्ब द्वितीय शासक बनता है। ज्येष्ठ पुत्र था, शासक बना और यह राजमहेंद्र तथा विजयादित्य इत्यादि नामों का प्रयोग भी अपने लिए किया, उपाधि ग्रहण की। इसके समय हम देखते हैं कि जो युद्धमल द्वितीय है उसके 2 पुत्र बादब तथा ताल द्वितीय राष्ट्रकूटों से के दरबार में जो चले गए थे और वह लोग राष्ट्रकूटों के सहयोग से षड्यंत्र करके शासन में पुनः आए, अम्ब द्वितीय को पदच्युत करके। बादब विजयादित्य नाम से शासक बना। फिर हम देखते हैं कि उसका छोटा भाई जो ताल द्वितीय है वह बादब यानी विजयादित्य के बाद वह शासक बना जो ताल द्वितीय विष्णुवर्धन नाम से शासक बना। फिर हम देखते हैं कि अम्ब द्वितीय इसी विष्णुवर्धन या ताल द्वितीय को पराजित करके, संघर्ष करके उसे पराजित कर दिया, मार डाला और फिर वह राजा बन गया। लेकिन हम देखते हैं कि फिर भी इसे सफलता नहीं मिली, क्योंकि जो राजपूत शासक तृतीय था इसने इसके सौतेले भाई अम्ब द्वितीय के सौतेले भाई दानाड़ों को सहयोग कर दिए। पहले वह बादब और ताल द्वितीय को सहयोग किया, उन्हें शासक बनाए, फिर दानाड़ों को शासक बना दिए। लेकिन हम देखते हैं कि 970 ईस्वी तक अम्ब द्वितीय दानाड़ों को पराजित करके शासन करते हुए मिलता है, जो जैसा कि अभिलेखित साक्ष्य। लेकिन फिर दानाड़ों राजपूतों के सहयोग से अम्ब द्वितीय को युद्ध में पराजित करके मार डालता है और शासक बनता है। दानाड़ों 3 वर्ष तक शासन किया, लेकिन इसके शासनकाल में हम देखते हैं कि अम्ब द्वितीय का साला जो चोड भीम था उसने इसको पराजित करके और इसे पदच्युत कर दिया और शासक बन गया। चोड भीम जो है यह पेडक्कल्लू के तेलुगु वंश का प्रमुख था। तो इस तरह देखते हैं कि बेंगी पर जो चालुक्य वंश है उसकी प्रवसकता कुछ समय तक के लिए खत्म हो जाती है और यह एक शक्तिशाली शासक था। इसके विषय में जो अभिलेखित साक्ष्य मिलता है चोट भीम के से संबंधित अभिलेखित साक्ष्य, उसमें पता चलता है कि इसने आंग, कलिंग, द्रविड़ को जीता। फिर इसके जो साम्राज्य विस्तार है महेंद्रगिरी से कांची तक के तटीय प्रदेश एवं बंगाल की खाड़ी से लेकर कर्नाटक तक इसका राज्य विस्तृत था। इसी समय हम देखते हैं कि दानाड़ों के 2 पुत्र थे, शक्तिवर्मा और विमलादित्य। ये लोग चोलों के दरबार में चले गए थे और चोलों से संधि प्राप्त करके उसमें जो चोल शासक था राजराज, वह इन लोगों का सहयोग किया और इन लोगों के सहयोग से ही हमें देखने को मिलता है कि दानाड़ों जो चोट भीम है उसको पराजित करके शक्तिवर्मा शासक बन जाता है। हालांकि 1003 ईस्वी तक दानाड़ों से उसका जब तक वह मारा नहीं जाता है दानाड़ों, तब तक वह शक्तिवर्मा को हमेशा परेशान करता रहा। एक बार तो वह पुनः सत्ता हथियाने में सफल हो गया था, लेकिन पुनः जब 1003 ईस्वी में यह युद्ध में मारा जाता है चोट भीम, तो शक्तिवर्मा शासक बनता है
और 999 ईस्वी से 1011 ईस्वी तक लगभग 12 वर्ष तक शक्तिवर्मा शासक रहता है। और यह चालुक्य नारायण, चालुक्य चंद्र तथा विष्णुवर्धन इत्यादि उपाधि से शासक बना। हम देखते हैं कि इसके बाद इसके समय में भी शांति व्यवस्था बनी रही और चोलों का प्रभुत्व इसके ऊपर प्रमुखता से देखा जाता है। अब जो बेंगी के चालुक्य हैं चोलों के अधीन शासन कर रहे थे। इसी समय में उसके बाद से 1011 ईस्वी से 1018 ईस्वी तक 7 वर्षों तक लगभग विमलादित्य इसका छोटा भाई शासक रहा। फिर हम देखते हैं कि विमलादित्य का ज्येष्ठ पुत्र राज नरेंद्र राजा बना और यह भी चोलों के संरक्षण में रहा और चोलों के सहयोग से ही शासक बना। हालांकि देखते हैं कि इसका छोटा भाई उत्तराधिकार के युद्ध के लिए उत्सुक हो जाता है और वह चालुक्यों से सहयोग कर लेता है और 1030 से 1035 ईस्वी के बीच शासन करता है और राज नरेंद्र को पराजित कर देता है चालुक्य शासक सोमेश्वर के सहयोग से। फिर हम देखते हैं कि राजेंद्र चोल ने सहयोग करके पुनः इसे राजगद्दी दिला देता है। फिर आगे हम देखते हैं कि विजयादित्य सप्तम यही था जो विजयादित्य था, यह शासक बना और कुछ समय तक फिर नरेंद्र शासक बन गया और फिर विजयादित्य सप्तम जो इसका भाई था राज नरेंद्र का और यह भी विमलादित्य का एक पुत्र था जो छोटा था, यह पुनः शासक बनता है और यह वेंगी के चालुक्यों का अंतिम शासक था। और यह हम देखते हैं कि कहीं 1063 ईस्वी कहीं 1075 ईस्वी तक हम देखते हैं कि यह इसका राज्य बना रहा। हालांकि इसके समय में अगर हम देखें तो कुछ युद्ध देखने को मिलता है कि यह इसके समय चोल और चालुक्य आपस में संघर्षरत रहे और फिर कभी कभी इसके साम्राज्य पे जो कलिंग और चेदी के गंग वंश थे उन लोगों ने भी इनके क्षेत्रों पे कुछ समय तक अधिकार कर लिया था। लेकिन हम देखते हैं कि अंततः यह चोलों के द्वारा यह जो बेंगी का चालुक्य राज था चोल राज में मिला लिया जाता है। चोल शासकों के द्वारा संभवतः यह वीर राजेंद्र जो था उसके समय में उसके सहयोग से कुछ समय तक कल्याणी के चालुक्य जो सोमेश्वर को पराजित करके शासन में आया था। इस तरह हम देखते हैं और इस समय तक ये चोलों के मुख्य आधिपत्य में रहे और उन्हीं के आधिपत्य में शासन किया। हालांकि कुछ समय तक कलिंग और चेदी के गंगों ने भी शासन किया। इस प्रकार जो चोल वेगी के चालुक्य वंश से संबंधित सभी शासकों का वर्णन समाप्त होता है और इसके साथ ही चालुक्य वंश से संबंधित जो भी तीनों शाखाएं हैं उनसे संबंधित वर्णन भी हमारा समाप्त हो जाता है। अब अगले लेक्चर में हम लोग चालुक्य के धर्म, कला, साहित्य इत्यादि के क्षेत्र में योगदान देखेंगे और इसके साथ ही चालुक्य वंश से संबंधित जो भी चर्चाएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी। और इससे संबंधित जो भी आप लोगों के पास क्वेश्चन है उसको आप करिएगा। हालांकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में भी आपको मैं मैटर उपलब्ध कराऊंगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।